छोटा अध्याय 5 प्रक्षेप्य गति, पहला वीडियो, ठीक है। बहुत अहम अध्याय, नॉलेज की दृष्टि से भी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। प्रक्षेप गति क्या? तो प्रक्षेप गति की पहले बता दूं कि अपन जो पढ़ चुके हैं वो है एक विमी गति। एक विमी गति यदि कोई वस्तु सीधी सड़क पर, सीधी बिल्कुल न इधर जाना न इधर जाना, अगर सीधी सड़क पर गति करती तो उसकी गति को बोलते हैं एक विमी गति, ठीक है। चलो द्विविमी गति चल ही रहा था, इसके पहले समतल में गति बताया। समतल गति मतलब उसकी विशेषता कि वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस समतल में जा सकता है, ठीक है। तो समतल में जा सकता है मतलब कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, कैरम की गोट जा सकती है, ठीक है। या अगर आप फुटबॉल को ऐसा फेंको तो वो जा सकता है, ये देखो ऊपर जा रहा है और आगे जा रहा है, ठीक है। ये भी 2 विमी गति। त्रिविमी गति अभी पढ़ी नहीं, लेकिन त्रिविमी गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु आकाश में गति करती है, आकाश में मतलब सीधी भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तीनों दिशा में गति कर सकती है, वो गति त्रिविमी गति, ठीक है। चलो अब प्रक्षेप्य गति वो 2 विमी के अंतर्गत ही आती है। तो प्रक्षेप्य गति क्या? एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी गति के अंतर्गत ही गतियाँ पढ़ेंगे। तो अभी द्विविमी गति के अंतर्गत एक नई गति, ठीक है। द्विविमी गति के अंतर्गत नई गति वो है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या? तो समझना पड़ा, अगर आप किसी वस्तु को इस प्रकार फेंक दो, जैसे ये अपन धरती पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये धरती है, ठीक है। यहाँ से किसी वस्तु को इस प्रकार फेंकी कि वो इस प्रकार घूमती हुई, मतलब ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में जाती हुई जहाँ पर है वहाँ पर नहीं, अन्य किसी बिंदु पर जाके गिर गई, ठीक है। इस प्रकार जैसे भाला फेंकते हैं अपन, भाला इस प्रकार फेंकते, ऊपर मत फेंकना कि अपने ऊपर आ जाए, वो नहीं, भाला मतलब ऐसा, ठीक है। तोप से गोला छोड़ते, ये प्रक्षेप गति होती है, ठीक है। प्रक्षेप गति पहले समझना, अपनी परिभाषा बताएंगे। या प्रक्षेप गति इसको भी बोलते हैं कि किसी गच्ची से अगर कोई गेंद आपने सामने फेंक दी, गेंद, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, इसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा। ऊर्ध्वाधर दिशा ऊपर, क्षैतिज दिशा बिल्कुल सामने, मतलब अगर आप सोए हो तो आप पृथ्वी के क्षैतिज हो, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज। और अगर आप खड़े हो तो आप पृथ्वी के क्या हो? ऊर्ध्वाधर। तो खड़े हैं तो मतलब ऊर्ध्वाधर और सोए तो क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज। तो अगर आपने गच्ची से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में सामने कोई सी गेंद फेंकोगे तो हमेशा के लिए तो यूँ नहीं जाएगी, और आगे कहीं ना कहीं जाकर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये भी प्रक्षेप्य गति है। मतलब इस प्रकार की गतियों को कैलकुलेशन करने के लिए नए नाम दे दिए बस, ठीक है। प्रक्षेप्य गति, अपन बहुत बार ऐसी चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया, बोले प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रक्षेप्य गति ये भी प्रक्षेप गति है। फेंके गए भाले की गति, तोप की गति, तोप से छोड़े गए गोलों की गति, और गच्ची से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंको, क्षैतिज दिशा में फेंको, क्षैतिज, ठीक है, तो जाके नहीं यूँ गिर जाती है। ये गति भी क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। नाम याद करो, प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रक्षेप गति। चलो और बता दे थोड़े बहुत उदाहरण मन, ठीक है, ताकि अपने को प्रैक्टिकली मालूम पड़े कि इसको प्रक्षेप गति नाम दिया उन्होंने, ठीक है। प्रक्षेप्य गति, ठीक। जैसे अभी आधुनिक युग में टैंकर से पहले तोप से गोले छोड़ते थे, अब वही काम टैंकर करते हैं, टैंकर, ठीक है। टैंकर से तोप छोड़ते, टैंकर से गोले छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये गोले भी ऐसे ही जाते हैं, और गोले भी ऐसे ही जाते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति का एक उदाहरण आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत, फिर मतलब कोशिश करना इसको समझने की। बाकी एक अध्याय आएगा जड़त्व वाला, उसमें करवाएंगे। जैसे अगर कोई वायुयान अगर उड़ता हुआ जा रहा है, अगर वायुयान कोई सी भी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएगा, केवल नीचे पटक देगा, यूँ गिरा देगा बस, ठीक है, यूँ गिरा देगा, तो वस्तु सीधी नहीं जाते हुए वो वस्तु इस प्रकार जाएगी, प्रक्षेप गति में जाएगी। सही है क्या? मैंने क्या बोला? अगर कोई वस्तु को, जैसे एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन ने अगर किसी चीज़ को यहाँ उज्जैन में गिराया, उज्जैन में मतलब देख रहे हैं नीचे उज्जैन आके गिरा दिया, वो जो भी चीज़ गिरेगी वो उज्जैन में नहीं जाएगी, वो उज्जैन से आगे जो भी आएगा, मतलब वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा भैया कहाँ, वो आगे जाके गिरेगी। मतलब ये गति प्रक्षेप गति हो गई। यहाँ गिराया तो मैंने यहाँ नहीं आएगी, वो इधर आएगी। क्यों बेटा? चलो 2 मिनट समझ लो इसका, ठीक है। जब एरोप्लेन आगे की ओर गति कर रहा है, आपने कोई सी वस्तु को नीचे गिराया, तो जो वस्तु है वो एरोप्लेन की दिशा में, क्योंकि एरोप्लेन आगे था, वो गति कर रहा था, तो उस गति के कारण वो भी वस्तु थोड़ी सी आगे जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। क्योंकि ये जड़त्व के कारण होता है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गति ही करती रहेगी, गति जब तक उससे संपर्क उसी दिशा में गति करती रहेगी, और गति करने के बाद जब छोड़ा है तो उसी दिशा में गति करेगी, और फिर गुरुत्वाकर्षण उसको बल नीचे खींचेगा, एकदम थोड़ी खींच लेगा, ठीक है। ऐसा होता है। आप चाहो तो ये चीज़ देख सकते हो कैसा,
एरोप्लेन में मन नहीं है, इधर देख लेना। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, पीछे किसी व्यक्ति को बिठाओ बाइक पे, ठीक है, तो उस व्यक्ति से बोलो थोड़ा सा पत्थर लो ऐसा जो हवा का प्रभाव नहीं पड़े, बाइक चल रही है, उस इंसान को बोलना है कि यार थोड़ा सा पत्थर को ऊपर उछाले और वापस कैच करे। जब वो ऊपर उछालेगा और वापस कैच करेगा तो उसके हाथ में गेंद आए, मतलब गेंद या पत्थर जो आएगा, अगर हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करोगे तो, ठीक है। तो हुआ क्या कि वस्तु जब उछाली थी तब तो आप इस जगह पर थे, और जब आप वस्तु नीचे आएगी तो आप तो आगे बढ़ चुके हो ना, वस्तु वहीं गिर जाना थी या पत्थर वहीं गिर जाना था, लेकिन वो वस्तु वापस हाथ में आएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु मालूम कैसी है, जब वस्तु आपने यहाँ से उछाली तो वो आपके साथ गति करती हुई ना वापस यहाँ आएगी, मतलब यहीं नहीं गिरेगी, वो आगे आएगी। ये कभी करके देखना, हवा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। या ट्रेन के अंदर ही बैठे हो आप, तो आपको मालूम है अगर ट्रेन के अंदर आपने पत्थर उछाला अंदर ही, तो ट्रेन तो आगे बढ़ चुकी है ना, पत्थर तो पीछे जाना चाहिए, लेकिन वो हाथ में आता है, क्योंकि ये सब जड़त्व के कारण होता है, वस्तु साथ में गति करती है, ठीक है। तो ये जड़त्व का टॉपिक है, उसमें और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप सोच के रखना, ये चीज़ समझ में आ गई, भाले की गति ये समझ में आ गई, गच्छे से फेंकी गई गति, ये सब प्रक्षेप गति होती है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर वायुयान से अगर बम गिराते हैं और कुछ खाने का पैकेट गिराते हैं, तो अगर उसको यहाँ पैकेट गिराना सामने वाले को, तो वो कुछ समय पहले ही गिरा देगा, वो कैलकुलेशन रहता है बेटा, वो गिरा देगा, वो 100% यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। इसका मतलब ये गति भी हो गई प्रक्षेप गति। उड़ते हुए वायुयान से कुछ भी गिराओगे तो वो भी गति प्रक्षेप पे गति होगी, ठीक है, प्रक्षेप गति होगी, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब परिभाषा समझ लो उसको, प्रक्षेप गति, ठीक है। कभी भी आपको ऐसी गति करती हुई दिखे, गच्छे से यूँ, ठीक है। देखो एक गति होती है ऐसी वृत्ताकार कि गोल गोल घूमती दिखे, तो इधर वृत्तीय गति होगी, ठीक है। और इधर उधर यूँ गति करते हुए द्विमीय गति में ले लो। लेकिन ऐसी गति जो मतलब ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई आपको अन्य किसी बिंदु पर जाके गिर जाती है, ठीक है, तो वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रक्षेप गति का आपका उदाहरण समझ में आ गया होगा कि प्रक्षेप गति, अगर फुटबॉल को आप लात मार रहे हो तो फुटबॉल भी प्रक्षेप गति करते हुए जाएगी, ठीक है। आप अगर गेंद फास्ट गेंद फेंक रहे हो, फास्ट गेंद, ठीक है, फास्ट गेंद मतलब जो कट नहीं रही है, तो वो भी एक बार तो प्रक्षेप गति करेगी यूँ, और फिर वापस से प्रक्षेप गति करेगी, ठीक है। ये स्पिन नहीं होना चाहिए, स्पिन हो गई ना, इधर चले गई तो फिर वो त्रिमीय गति में आ जाएगी, ठीक है। चलो प्रक्षेप गति अब परिभाषा हो जाए, ठीक है। प्रक्षेप्य गति की परिभाषा अब याद करने का उद्देश्य समझने वाली चीज़ हो गई है। अब परिभाषा अगर याद करोगे तो क्या, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो परिभाषा लिखना पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा, ठीक। ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, यदि अगर अपन वस्तु को, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंके, ठीक है, देखो ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, ये क्षैतिज दिशा, ना तो क्षैतिज फेंकना, रुका में भी पहुँचाना नहीं है और ऊपर भी नहीं पहुँचाना, ऊपर भी नहीं फेंकना, ठीक है। आप ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंको, अन्य दिशा मतलब थोड़ा सा कोण बनाते हुए, ठीक है, कोण बनाते हुए, पृथ्वी से कोण बनाते हुए किसी कोण से फेंको या ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंको, तो वो वस्तु ये ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, ऊर्ध्वाधर तल मतलब क्या, ये एक तल हो गया, अरे एक तल हो गया, ये अपन ने यहाँ फेंका ना, ये एक तल हो गया, इमेज करे भाई ये तल हो गया, ये एक नीचे धरती दूसरा तल हो गया, धरती दूसरा तल हो गया, आकाश अलग तल हो गया, ये अलग तल हो गया, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर तल में, इस ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है, वहीं नहीं गिरना चाहिए, पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है, बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर में नहीं, ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वो ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी बिंदु पर गिर जाती है, इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है, प्रक्षेप्य गति। चलो अब याद वापस से कर लो, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर में नहीं, किसी ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वो ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी बिंदु पर गिर जाती है, इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देखो आपको अब नहीं याद भी करना है, क्वेश्चन आईएमपी उनको डेरिवेशन को कर करके भी देखना है, क्योंकि इसमें 4-5 डेरिवेशन है, डेरिवेशन को कर करके भी देखना है। केवल समझ के रख लोगे तो काम नहीं चलेगा, अब आपको एग्जाम में लिखने के लिए याद भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों काम करूँगा, समझाने का काम तो समझाऊंगा ही सही, लेकिन लिखने के लिए कुछ तो करोगे, टिक पे तो ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, तो यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर में नहीं, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह ऊर्ध्वाधर तल में, ये ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल, ये ऊर्ध्वाधर, ये अलग हो गया,
ठीक है, ऊपर वाला तल हो गया। ये ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई किसी पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है, इसे नाम दिया प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का उदाहरण तोप से छोड़े गए गोलों की गति, टैंकर से दागे गए गोलों की गति, वो भी हो सकता है, फेंके गए भाले की गति, और उड़ते हुए वायुयान से गिराए गए बम की गति, या उड़ते हुए वायुयान से कोई सी भी चीज़ गिराएंगे तो वो ऐसी गति करेगी, ठीक है, वो भी प्रक्षेप गति करेगी। तो और हाँ, मतलब किसी गच्छी से किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को क्षैतिज से अन्य दिशा में फेंक दो, क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज दिशा में फेंक दो तो वो आराम से गति करती हुई, ठीक, वो कहलाती है। बंदूक की गोली भी प्रक्षेप गति करती है। अरे आगे जाके कहीं तो रुकेगी, अगर धंसेगी नहीं तो, किसी में धंस गई तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं धंसी तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो गिरना ही है, अनंत में तो नहीं जाएगी, ठीक। चलो फिर से उदाहरण, तोप के गोलों की गति, छोड़े गए गोलों की गति, ठीक है, फेंके गए भाले की गति, उड़ते हुए वायुयान से गिराए गए बम की गति, वो भी प्रक्षेप्य गति होती है। अब प्रक्षेप्य गति, ये तो परिभाषा हो गई। अब प्रक्षेप गति उदाहरण के बाद ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं वो, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि भैया प्रक्षेप गति जो होती है वो द्विविमी गति होती है। द्विविमी गति के अंतर्गत आती है बेटा, ठीक है। एक समतल पे गति है तो ये अगर यूँ हो गया नहीं इधर हो जाती, अरे त्रिविमी हो जाती, ठीक है। तो ये प्रक्षेप गति जो होती है वो द्विविमी गति होती है। द्विविमी अगर कोई वृत्ताकार मार्ग पे घूमे तो भी द्विविमी गति होती है। ये भी कौन सी होती है? द्विविमी गति। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका मार्ग कैसा होता है, देखो मार्ग कैसा। जैसे आपने एक विमी गति पढ़ी थी, तो एक विमी गति में वस्तु सीधी सीधी जाती है, इसका मार्ग मतलब क्या है? सरल रेखी, रिज्जु रेखी है, सरल रेखी, इसका मार्ग, ठीक। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करे, जैसे गोल गोल घूमे, ये आने वाला है, ठीक है, गोल गोल, तो इसका मार्ग होता है वृत्ति। ये व्रत का है ना, व्रत बोलते हैं इसको, व्रत। इसको रेखा बोलते, सरल रेखा, इसको व्रत बोलते, ठीक। चलो, लेकिन ये जो है, ये आकार जो है, ये अर्धव्रत नहीं है। ऐसा नहीं कि बोले सर ये आधा व्रत बन गया, अर्धव्रत नहीं, तो अर्धव्रत बोलते थे। ये इस प्रकार का आकार है, अलग प्रकार का आकार है, ठीक है। ये इस प्रकार के आकार को गणित की निगाह में नाम देते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इसको? परवलय। ये मेष में आएगा बेटा, मेष वालों का आएगा परवलय। जैसे ये आकार व्रत का है, ये आकार सरल रेखा का है। और बता दूं, जैसे ये त्रिभुज का आकार है, ठीक है। तो ऐसे ही ये आकार का है परवलय का, ठीक है। परवलय का आकार है, और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और ये आकार परवलय का है, इसको अपन सिद्ध भी करेंगे। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, वो अभी बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये पूरा परवल है, इसको अधूरा परवलय मान लो आप, ठीक है, परवलय। चलो, परवलय भी बताएंगे क्या है इसका डिस्कस, लेकिन हाँ 11वीं के अंदर मेष वालों को पूरा है, ठीक है, कि परवलय क्या। तो दो ऑब्जेक्टिव बन गए कि प्रक्षेप का पथ मतलब मार्ग कैसा होता है? परवलय का। सरल रेखा वाले के लिए, मतलब एक विमी गति के लिए ये सरल रेखा, वृत्ति गति के लिए व्रत वाला, और प्रक्षेप गति के लिए परवलय। प्रक्षेप गति के लिए परवलयाकार बोलते हैं, परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलो, दो हो गए, ये दो चीज़ हो गए। पहले मैं इसको लिखवा देता हूँ, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं? इसके उदाहरण क्या बताया था? यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वो ऊर्ध्वाधर तल में, ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है, वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है, वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फेंके गए भाले की गति समझ में आ गया, तोप से छोड़े गए गोलों की गति, ये भी क्लियर हो जाएगा। फुटबॉल की गति, फुटबॉल अगर किक मारो तो नीचे नहीं, उड़ते हुए वायुयान से गिराए गए बम की गति। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यदि किसी यहाँ पर अगर सहायता पहुँचाना है, बम गिराना हो तो भी, और कोई खाने का पैकेट पहुँचाना हो तो भी, यहाँ पहुँचाना तो यहीं से पैकेट को ड्रॉप करते तो वो पैकेट इसके साथ होता हुआ इधर आ जाता, वो कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। इस अध्याय में कैलकुलेशन ही, मतलब वो सूत्र ही निकालेंगे कि भैया कितनी दूरी से फेंकना चाहिए, कहाँ पर फेंकना चाहिए, कहाँ पर जाएगा। इस अध्याय के अंतर्गत वही सूत्र बनाए हैं, ठीक है। चलो पढ़ेंगे बेटा, इसके आगे पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो उड़ते हुए वायुयान से गिराए गए बम की गति, ठीक है। चलो अब इसको क्लिक करो, आगे बताता हूँ मैं। छोड़, अब प्रक्षेप गति, जो चीज़ समझा रहा हूँ ढंग से समझना, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेशन आएंगे या तो आपको रट्टे लगाना पड़ेंगे, अगर ये अभी समझे नहीं तो आपने, ठीक है, और नहीं तो फिर इनको आराम से समझो,
और फिर समझ के उसको करना, ठीक है। लो, प्रक्षेप गति में क्या क्या चीज़ अपने को मतलब फेस करना पड़ेगी, क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें। देखो, प्रक्षेप गति, जैसे कोई वस्तु है, ये तो धरती है, ठीक है, पृथ्वी या क्षैतिज मान लो ये, ठीक है, ये क्षैतिज है धरती। इससे किसी वस्तु को आपने प्रक्षेप गति करवाने के लिए थीटा कोण से फेंका। ध्यान रखो, सीधी सीधी नहीं फेंकना है, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल ऊपर नहीं फेंकना है, किसी कोण से अपन ने उसको फेंका है प्रारंभिक वेग u से। u एक प्रारंभिक वेग सदिश राशि, वेग सदिश राशि हो, ठीक है। जैसे ही आपने फेंका तो आपको मालूम है ये कोई वहाँ तो निकलेगी नहीं, ये तो कल दिशा बताइए कि हाँ इधर फेंका था हमने, लात मारी थी फुटबॉल को, ठीक है, या भाले को फेंका था, तो 100% आगे जाके ये क्या हो जाएगा, आगे जाके आधी दूर तक तो ऊपर ऊपर खेलेगा, ऊपर जाएगा और आगे आगे जाएगा। देखो आगे भी जा रहा हो, अरे सोचो रे, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखो ऊपर जाते जा रहा है। यहाँ आने के बाद आगे आना तो बंद नहीं, आगे जाना तो बंद नहीं करेगा, लेकिन अब वो नीचे आना शुरू कर देगा। सही है क्या? प्रक्षेप गति में देख लो, आगे आना तो बंद, मतलब आगे जाना तो बंद नहीं करा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आधे समय तक आगे गया ना फिर पीछे आने लग गया। देखो आगे आना तो बंद नहीं करा, आगे तो जा ही रहा है, लेकिन आधे समय तक वो ऊपर गया है, आधे समय वो नीचे गया है, ठीक है, नीचे गया है, ठीक है। प्रक्षेप गति में ये गड़बड़ है, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है कि जो अपन ने वेग दिया है वो वेग दो भागों में बढ़ गया है, अपना वेग दो भागों में बढ़ गया है। इसका मतलब इसके अंदर दो वेग है, अपन ने जो फेंका उसको उसमें ऐसा काम करा कि दो वेग मिले उसको। एक वेग कैसा काम कर रहा है, जिसको आगे आगे दौड़ा रहा है, अरे आगे आगे दौड़ा रहा है, देखो आगे आगे जा रही है ना, ठीक है। और एक वेग कैसा है, जो उसको ऊपर ऊपर ले जा रहा है, ऊपर आधे समय तक ऊपर ऊपर ले जा रहा है, वो भी आधे समय नीचे नीचे ला रहा है। मतलब अपना ही जो वेग है वो दो घटकों में व्ययित हो गया। ये मैंने इस अध्याय, मतलब इसके पहले अध्याय में बताया था कि जब भी कोई सदिश राशि हो और अगर वो दो विमा में हो और उसमें दो चीज़ पॉसिबल है, जब सदिश राशि में दो चीज़ पॉसिबल है तो उसके दो घटक हो सकते हैं, दो घटक होते हैं। तो चूंकि ये वेग है, इस वेग के अंदर दो वेग काम कर रहे हैं एक साथ, एक आगे बढ़ाने वाला और एक ऊपर ले जाने वाला, यहाँ तक ऊपर ले जाने वाला, फिर नीचे ले जाने वाला, मतलब दो वेग है, ठीक है। ये तीन नहीं मानेंगे, अपन यहाँ तक कैलकुलेशन कर रहे तो ऊपर वाला, ठीक है। चलो, इसलिए इस वेग के अपन दो घटक निकालते हैं, दो घटक बनाते हैं। जिसने इसके पहले अध्याय का नहीं कर रखा तो मैं नोट करके लिखवा दूंगा कि भैया ऐसा दो घटक होते हैं। तो इस वेग के दो घटक, एक इधर वाला जो आगे बढ़ा रहा है उसको लिखते हैं ux, और एक ऊपर वाला घटक इसके लंबवत जो ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। ये अपन मानते कि ऊपर वाला जो वेग है बोले ये वाला है, ठीक है, नीचे वाला आगे वाला बोले ये वाला है, ठीक है। ये ऐसा मानते हैं, दो दिशा बता रहा है बस, ठीक है। चलो, और इधर होता है u y है, तो ठीक है। चलो, एक चीज़ नहीं समझ में आ गई कि चूंकि अपन ने जो फेंका है उसके अंदर जो वेग बना है वो दो प्रकार का वेग है, एक आगे बढ़ाने वाला और एक ऊपर ले जाना। अगर ये सीधा सीधा फेंकता तो आगे ही था, बस ऊपर जा ही नहीं रहा था, ठीक है। इसलिए इसके दो घटक हो गए ux और uy, ठीक। इस ux और uy का एक मान होता है, वो मान अपन ने निकाला था उसमें पिछले उसमें, बस इतना से याद रखो, जिसको नहीं मालूम है नहीं कर रखा है तो। जिधर कोण बनता है उधर वाला घटक होता है u cos थीटा, ux बराबर u। जिधर कोण बनता है उधर वाला घटक होता है u cos थीटा। ये अपन ने करवाया था उसमें, ठीक है। IMP नहीं था वो, केवल करवाया था, लेकिन अब अपने को IMP जरूरत पड़ रही है इसकी, ठीक है। तो याद रख लो कि इधर वाला घटक जिधर कोण बनता है, जिधर भी कोण बने, अपन कोण इधर ही बना रहे हैं, वो वाला घटक होता है u cos थीटा, u cos थीटा, मतलब u है तो u cos थीटा। ऊपर वाला घटक u sin थीटा, मतलब इसके लंबवत वाला घटक u sin थीटा। अगर ये बल होता तो f cos थीटा, f sin थीटा। ये त्वरण होता तो a cos थीटा, a sin थीटा। विस्थापन होता तो वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, मतलब एक चीज़ अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पर चूँकि प्रक्षेप गति के अंदर वस्तु हमेशा इस प्रकार गति करती दो विम में, तो इसके दो घटक होंगे, इधर वाला इधर वाला जो आगे बढ़ा रहा है, ऊपर वाला जो ऊपर वाला वेग, ठीक है। इधर वाला जो वेग है वो ux cos थीटा, क्यों? क्योंकि इधर कोण बना उधर cos, जिधर कोण बनता है इधर cos, कोण cos, जिधर कोण नहीं बनता है तो इसके लंबवत वो साइन घटक, ये हमेशा आएगा, ठीक है, इस प्रकार का। चलो, एक चीज़ समझ में आ गई। अब अगली चीज़ समझो, ये समझने की चीज़ बता रहा हूँ, टोटल समझने की चीज़ बता रहा हूँ, और इसका सार क्या याद करना है वो बता दूँगा, केवल समझने के लिए समझना केवल, ठीक है। और जो सार है उसको अभी लिखवा दूंगा कि भैया ये सार याद करो, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज समझो, अब समझो बेटा, इसके अंदर जब वेग दो है तो वेग से बनने वाली चीज है त्वरण। अरे त्वरण वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता। वेग परिवर्तन इधर को त्वरण, ठीक है। वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, वरना नहीं होता, ठीक।
अब वस्तु अगर गति कर रही है, वेग है उसमें, तो विस्थापन भी होगा। तो यहाँ पर विस्थापन अपन एक एक्स से ले रहे, ठीक है, या एस से ले रहे थे, एस, ठीक है, विस्थापन एस। चलो, इसका मतलब क्या कि जब अपन ने इसको प्रक्षेप गति करवाई, इसके अंदर दो वेग है, चूँकि वेग के कारण त्वरण भी बनता है, वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण बनता है, और अगर वस्तु गति कर रही है तो विस्थापन भी होगा। इसका मतलब ये दोनों ये भी सदिश है। इसका मतलब इसके भी दो घटक एक्स ए वाई, इसके भी दो घटक एस एक्स एक्स वाई, और इसके भी दो घटक, ठीक है। समय भी होता है, लेकिन समय के दो घटक नहीं, समय अदिश राशि, वो अपन अलग डिस्कस करें, ठीक है। चलो, मतलब त्वरण के भी दो घटक होगा और इसके भी, ये दोनों चीज़ यहाँ पर कहाँ होगी अपने आप बताऊँगा, ठीक है। चलो, अब इधर समझो बेटा, ये तो भी बता दूंगा मैं, पहले ये देखते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है समझना, जब अपन ने ये फेंका ना, तो दो घटक यू एक्स यू कॉस थीटा आगे की ओर ले जा रहा है, ठीक है, आगे की ओर, ठीक है, और यू वाई साइन थीटा ऊपर की ओर बात कर रहा है, ठीक है, ऊपर इसका ही वेग, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ समझना, या तो फिर याद करना, ठीक है। मैंने बोला है कि यार इसके क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है। जो एक बार क्षैतिज वेग मिल गया आगे बढ़ने वाला, उस वेग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। थोड़ा सा इमेज करना चाहो तो बता दूँ, जैसे आपके सामने कोई गेंद आ रही है, ठीक है, कोई ने प्रक्षेप गति में फेंक दी गेंद या फुटबॉल, तो आपको मालूम है, अंदाज लग जाता कि इतनी देर में आने वाली है। ऐसा झटके खा के नहीं आती कि पहले तेज आई फिर धीमे आई, फिर तेज आई फिर धीमे आई, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपको अंदाज आता कि अब आने वाली, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता बेटा सामने, क्या पहले तेज आ रही फिर धीमे आ रही, फिर आगे आने वाला जो वेग है, आगे आने वाला मतलब ये आगे आने वाला, वो वेग में परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल नियत रहता है। लेकिन जो वस्तु ऊपर और नीचे गति कर रही है, मतलब ऊपर वाला वेग और नीचे के वेग में परिवर्तन होता है। कैसे? जब वस्तु ऊपर जाती है तो वेग ऊपर जाके धीरे धीरे कम होते जाता है, जब कम होकर बिल्कुल शून्य हो जाता है यहाँ पर, फिर वस्तु नीचे आने लगती तो वेग बढ़ते जाता है। इसका मतलब हमने जो वेग दिया वो दो घटकों में आ गया, दो घटकों में से ये वाला घटक कभी भी बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु आगे की ओर क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम आगे की ओर सेम आ रही है। बस कौन से वेग में परिवर्तन हो रहा है? ऊपर जा रही है तो ऊपर का वेग कम हो रहा है, नीचे आ रही है तो वेग बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो वेग कम और ज़्यादा जो कर रहा है, वो कर रहा है मालूम कौन? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण लगता है गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है। ये अपन गुरुत्वीय त्वरण आएगा तब पढ़ेंगे, अभी केवल याद कर लेना कि जो ऊपर का वेग और नीचे, मतलब ये ऊपर जाने पर वेग जो कम कर रहा है और नीचे आने पर जो वेग बढ़ा रहा है, वो सबका कमाल कर रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो कर रहा है, वो खींच रहा है। तो हमेशा नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, मतलब वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण मतलब कहते हैं उसको, क्योंकि पृथ्वी के कारण हो रहा हो, ठीक है। तो उसको जी से लिखते हैं। आप सुनना बेटा, यहाँ पर ax बराबर 0 आएगा और ay बराबर g आएगा, समझना बेटा। जी मैंने बताया था कि ux मतलब क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये क्षैतिज त्वरण है, x वाला क्षैतिज त्वरण में परिवर्तन, जो क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसलिए उसका क्षैतिज त्वरण शून्य। वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब त्वरण शून्य। अब दो है ऊर्ध्वाधर भी, तो ऊर्ध्वाधर वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो देखो ऊर्ध्वाधर में लगातार परिवर्तन हो रहा है, अगर अपन यहाँ तक की बात करें तो ऊर्ध्वाधर वेग लगातार कम हो रहा है। कम होता है तो त्वरण होता है माइनस में, अरे होता है माइनस में, पुराना अध्याय देख लेना, ठीक है, माइनस में। इसका मतलब यहाँ पर त्वरण जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, क्योंकि पृथ्वी के कारण सब हो रहा है ये, इसके कारण गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, इसलिए अपन इसको जी से लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक ही जगह हो जाएगा जी, और माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तक अपन कैलकुलेट करें तो वस्तु नीचे, मतलब वस्तु का वेग कम हो रहा है, वस्तु का वेग कम होता है, त्वरण माइनस में। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन करें कि किसी को केवल गच्ची से ही फेंक दिया अपन ने, तो यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो होगा प्लस जी। लेकिन चलो माइनस हो या प्लस हो, ऊर्ध्वाधर जो त्वरण है वो जी आएगा, ठीक है, और क्षैतिज जो त्वरण है वो नहीं आएगा, क्योंकि क्षैतिज त्वरण शून्य होता है। अब जो भी मैंने बताया है उसको पहले मैं याद करवा दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में उसी को आएगा जिसको मालूम है कि वेग में परिवर्तन होता है तो ऐसा होता है, वेग में परिवर्तन नहीं होता तो शून्य हो जाता है। ये जब क्लियर हो, दो घटक मालूम हो तो कि भैया ऐसा, ठीक है। और नहीं तो अब इसका सार पहले याद करो, ठीक है। सार एक चीज़, अब सार हो रहा है, अब जो याद करना है वो लिखूँगा वो, ठीक है। यदि कोई सी भी वस्तु प्रक्षेप गति मतलब द्विमीय गति करती है तो उसके दो घटक हो सकते हैं। जिधर कोण बनता है उधर कॉस वाला घटक लेते हैं, जिधर कोण नहीं बनता मतलब इसके लंबवत होता है साइन वाला, ठीक है। ये क्षैतिज वाला घटक बोला इसको,
अरे बोला ना कि आप धरती पे लेटे हो तो क्षैतिज और खड़े हो तो ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक। ये एक चीज़ याद हो गई कि दो घटक होते हैं, जिधर थीटा बनता है उधर कॉस घटक, और जो जिधर थीटा नहीं बनता मतलब लंबवत हो साइन, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज़ को। दूसरी चीज़ आप याद करो कि क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता। क्षैतिज घटक ये वाला वेग में परिवर्तन नहीं होता। वस्तु आगे की आ रहे तो जिस वेग से आगे की ओर जा रही है उसी वेग से आगे जाएगी। क्षैतिज वेग में परिवर्तन होता है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो क्षैतिज त्वरण शून्य होगा। ये क्षैतिज त्वरण एक्स वाला मतलब क्षैतिज त्वरण सीधे वाला, ठीक है। और ये वाला घटक उसका ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होता है। आधे रास्ते में वो वेग बड़ा कम होते जाता है। सही, आधे रास्ते में वेग कम होते जाता है तो वेग कम मतलब ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण चूंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइनस जी, ठीक है। आधे रास्ते में अगर नीचे की बात करेंगे कभी भी कम करेंगे इसकी, लेकिन अगर यहाँ से नीचे की बात करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। चल ये चीज़ भी लिखवाऊंगा। हाँ, अगर अपन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी सदिश राशि, तो इसमें दो प्रकार का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन। कहाँ है क्षैतिज विस्थापन? और ये ना क्षैतिज वस्तु यहाँ से चली थी और यहाँ रुक गई तो ये क्षैतिज वाला हो गया। एस एक्स बराबर एक्स मान लिया यार बेटा, ठीक है, एक्स। चलो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना? तो ऊर्ध्वाधर मतलब कितनी ऊपर तक गई, ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन मतलब इसका दो विस्थापन हो गए, एस वाई, ठीक। तो देखो सदिश राशि के दो दो घटक कर ही दिए अपन। वेग के दो घटक यू एक्स यू वाई, त्वरण के घटक ए एक्स ए वाई, ए मतलब क्षैतिज वाला, और विस्थापन के दो घटक ए एक्स और एस एक्स और एस वाई, ठीक है। चलो लेकिन समय अदिश राशि उसके दो घटक नहीं होंगे, ठीक है। तो समय अदिश राशि टी का टी रहेगा। चलो अब ये चीज़ पहले मैं लिखवा दूँ पूरी चीज़, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा और चीज़ समझाने, ठीक है। अभी मैं जो इसका पूरा सार समझाया उसको मैं वापस लिख रहा हूँ। इसके बिना डेरिवेशन नहीं होंगे, रटने पड़ जाएंगे, ठीक है। चलो और अभी जिसका जितना क्लियर हुआ इसका, क्योंकि इसमें पुराने फंडे लग रहे हैं, जिसको क्लियर हुआ ठीक, नहीं तो मैं अब चलो जो मैंने समझाया था उसमें से सार जो याद रखना है वो पहले तो नोट है। नोट मतलब एग्जाम में नहीं आया, केवल अपने को समझना है, आगे जरूरत पड़ेगी। यदि कोई यदि सदिश राशि द्विविमा में होती है तो उसके दो घटक होते हैं, जिस ओर कोण होता है उसे कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं बनता उधर साइन थीटा मतलब लंबवत। तो देखो यू है तो इधर वाला यू एक्स, इधर वाला क्षैतिज वाला यू मतलब कोण बन रहा है इधर यू कॉस थीटा आएगा, जिधर कोण नहीं बन रहा है यू साइन थीटा ऊपर की, ठीक। चलो प्रक्षेप गति में ये मैंने समझाया था। प्रक्षेप गति में वस्तु का क्षैतिज वेग आगे जाने वाला, प्रक्षेप गति मतलब ये आगे जाने वाले वेग में परिवर्तन नहीं होगा। आगे जाने वाला वेग होता है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक है। अभी और क्लियर कर दूंगा इसको। नियत होता है अतः क्षैतिज त्वरण शून्य। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा क्षैतिज वाले में तो क्षैतिज त्वरण शून्य। हाँ, प्रक्षेप गति में ऊर्ध्वाधर जो वेग रहता है ऊपर जाने वाला वेग यू वाई बराबर यू साइन थीटा नियत नहीं होता है, मतलब बदलता है, ठीक है। मैंने बताया था ऊपर जाते जाते बढ़ता है, फिर नीचे आते आते कम होता है। ये ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला, आगे जाने वाला नहीं, आगे जाने वाला तो फिक्स है। इसका ऊर्ध्वाधर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम करता है ऊपर नीचे, ठीक है। ए वाई बराबर माइनस जी होता है। कब? जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही, ठीक। नीचे की ओर जा रही तो ए वाई बराबर जी, दोनों काम करेंगे जब वस्तु नीचे की ओर जा रही, ठीक है। ये डॉट है, ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ये ज़्यादा आता है कि क्षैतिज वेग, प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। त्वरण कितना? बोले शून्य, क्षैतिज वाला बेटा। ऊर्ध्वाधर तो जी आएगा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी से लिखते हैं। चलो ये दो ऑब्जेक्टिव है। ये में गति की समीकरण, द्विविमीय में गति की समीकरण देखो, क्षैतिज गति में ऊर्ध्वाधर गति में मतलब क्या, दो समझना हो। जैसे गति की तीन समीकरण होती है तो मालूम है, लेकिन प्रक्षेप गति में काम ऐसा होता है कि प्रक्षेप गति में जो सदिश राशि होती है उसके दो घटक होते हैं, यू एक्स ऊपर वाला यू वाई, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। जिधर कोण बनता है वो कॉस वाला, अभी कॉस लिखा है। त्वरण ए एक्स ए वाई, क्योंकि त्वरण भी सदिश, और विस्थापन ए एक्स एस वाई, ठीक। एक्स एस एक्स और एक्स वाई, समय नहीं, समय अदिश राशि, इसके दो घटक नहीं, ठीक। चलो इस हिसाब से गति की आपको दो समीकरण यूज होगी। पहली क्षैतिज वाली मतलब क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक मतलब एक्स लिए, एक्स टी पे नहीं आएगा अदिश राशि, ठीक है। तो वेग त्वरण इसके हो जाएंगे। ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग भी होता है, उसके भी होंगे। वेग तो वेग है, तो जो सदिश राशि है उस पर एक्स लगाया, ये क्षैतिज घटक वाला, टी पे नहीं, ठीक है। 1/2 भी अदिश राशि उठाओ, संख्या मतलब एक्स। ये क्षैतिज गति में गति की ये समीकरण लगेगी, दो विमा चल रही है इसलिए, ठीक। और ऊर्ध्वाधर में वाई चलता है तो यहाँ वाई समय पर नहीं, वाई समय पर नहीं, ठीक।
जो सदिश है वो हो बेटा, सदिश, अदिशों पे नहीं। चलो ये मिटा देता हूँ। चलो ये याद करना है, सॉरी ये समझना है, केवल समझना है, इसको याद करना है दोनों ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये भी समझना है केवल कि हाँ ऐसा ज़रूरत पड़ेगी तो ये, ठीक है, और ज़रूरत सबकी पड़ेगी अपने को, ठीक। क्लिक करो इसको, अगली चीज़ बताता हूँ मैं। चलो अभी जो बता रहा हूँ केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर का सार बता रहा हूँ। इस चैप्टर में अपन 4-5 डेरिवेशन जो करेंगे वो किस टॉपिक पे करेंगे और क्या काम आएंगे, ठीक है। बहुत आईएमपी चीज़ है, बस समझने के लिए, बाकी सब डेरिवेशन कर करके बताऊँगा। देखो अपन प्रक्षेप गति पढ़ रहे हैं। प्रक्षेप गति में क्या करते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पे अगर किसी वस्तु को अपन ने प्रक्षेप गति करे, प्रक्षेप गति मतलब पृथ्वी से किसी कोण से उसको पहुँचाया, ठीक, तो ये प्रारंभ वेग u है, तो ये वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी बिंदु पर गिर जाएगी, ठीक, मतलब ये प्रक्षेप गति हो गई। अब मैंने बताया था कि ये जो वेग है u, इसके 2 घटक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक आगे बढ़ाने वाला, एक ऊपर जाने वाला, ठीक है। तो वो वेग के 2 घटक ux बराबर u cos थीटा, जिधर कोण बनता है इधर cos, ऊर्ध्वाधर इधर x मान लो अपन, ठीक, ये ऊर्ध्वाधर u y बराबर u sin थीटा, ये y वाला, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर वाला वेग नीचे लिख देता हूँ, u y बराबर u sin, ठीक है। ये 2 वेग हो गए, ठीक है। चलो इस हिसाब से त्वरण भी दो, तो त्वरण या शो नहीं करेंगे, x इधर का त्वरण, ए वाई उधर का त्वरण, ठीक है। विस्थापन दी दो, एस एक्स और एस वाई, ठीक। चलो अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें प्रक्षेप गति में अपन काय के डेरिवेशन करेंगे। पहले तो ये सिद्ध करेंगे कि इसका पथ ऐसा होता है परवलयाकार, ठीक है। परवलयाकार, तो परवलयाकार जो आकार होता है वो ऐसा होता है, मतलब वृत्ताकार नहीं होता है, ठीक है। आधा वृत्त नहीं कह सकते आप, ठीक। तो वो सिद्ध करेंगे, एक डेरिवेशन इसका हो जाएगा, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद अपन क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे अपन उड्डयन काल का सूत्र। उड्डयन काल निकालेंगे टी। उड्डयन काल टी का मतलब क्या होता है कि वस्तु कितनी देर तक उड़ के रही, उड़ के मतलब यहाँ से फेंकी तो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ पहुँचेगी। तो इसके पहले हवा में थी, बस इस बिंदु पर टच करी, इस बिंदु को टच करी, तो वस्तु हवा में कितनी देर रहेगी वो कहलाएगा उड्डयन काल। वो सूत्र निकालेंगे टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। अरे सूत्र निकालेंगे, अभी बताऊँगा कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। पहले डेरिवेशन ये निकालेंगे, मतलब दूसरा डेरिवेशन। तीसरा लिखेंगे वस्तु कितनी दूर पहुँचेगी, इसको बोलते हैं क्षैतिज परास, आर रेंज, क्षैतिज परास, ये उड्डयन काल, क्षैतिज परास आर, ठीक है। ये यहाँ से आता कितनी दूर पहुँचेगी, ठीक है, वो निकालेंगे। उसका सूत्र है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये डेरिवेशन, ये तीसरा डेरिवेशन, ठीक है। चौथा डेरिवेशन, वो कितनी ऊपर जा सकती है, h, ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वाली ऊंचाई, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 4 डेरिवेशन, चौथा डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, वो बताएंगे अलग, और ये 4 डेरिवेशन और डेरिवेशन आएंगे। लेकिन ये सब देखो कितने काम के, मैं समझो, ठीक है। यहाँ पर u है जिस वेग से फेंका अपन ने वो, थीटा जिस कोण से फेंका है वो, u जिस वेग से फेंका है वो, थीटा अपन ने जिस कोण से फेंका है वो, और साइन तो लगा लेंगे। 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान देख लो, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का मान देख लो, और g होता है 9.8 फिक्स, 9.8 g फिक्स हो गया, 2 संख्या फिक्स हो गई। u का मान अपने को पता है कि अपन किस वेग से फेंक रहे हैं, शुरू में मालूम पड़ जाएगा किस वेग से फेंक रहे हैं, और एंगल अपने हाथ में किस एंगल से फेंकना। अब देखो ये कितना IMP अध्याय है, ठीक है। जितने भी मिलिट्री के अंदर हथियार यूज़ होते हैं, मतलब मिसाइल अगर पहुंचाना हो कहीं पर, और टैंकर से गोली दागना हो, मतलब गोली दागना, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये केवल शुरू में पता करती है वेग कितना है, किस वेग से फेंकना है, ये डिसाइड होता है कि इस वेग से जाएगी, कंप्यूटराइज होता है किस वेग से जाएगी। एंगल पता है कि भैया कितना एंगल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किस एंगल, बस 2 चीज़ पता करना है इनको। 2 चीज़ पता करके सब पता कर लेते हैं कि कितनी देर हवा में रहेगी, कितनी दूर जाके गिरेगी, और कितनी दूर जाके गिरेगी, और कितनी ऊंचाई पर जाएगी। केवल 2 चीज़, वेग पता करना है इनको कि किस वेग से अपन छोड़ रहे हैं उसको, अपन खुद उनके हिसाब से छोड़ते हैं किस वेग से छोड़ रहे हैं, और कितना कोण बना के वो छोड़ रहे हैं अपन, बाकी सब पहले से डिसाइड कर लेंगे भैया वहाँ पर ये पड़ेगी जाके, वो गिर जाएगा, और कितने समय हवा में की है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे जाएगी। जैसे किसी का एरोप्लेन ही अपने वाला एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन किस ऊंचाई पे उड़ रहा है माला में, तो माला में भैया इतना रखना कि ऊंचाई पर ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है। कितनी दूर इंसान खड़ा हुआ है, मतलब कितने दूर दुश्मन का टैंकर है, वहाँ कितनी दूर पहुँचाना। वहाँ पहले राजा महाराजा के समय बहुत सारे गोले छोड़ते थे तोप से, और 1-2 तो लगेगा, बहुत सारे छोड़ते भैया कुछ तो लगेगा। यहाँ तो सटीक माला में इतनी दूरी पर लेज़र लाइट से पता चल जाता है कितनी दूरी पर खड़ा है सामने वाला, मतलब टैंकर।
बस वो सेट करते कि कितना वेग रखना है, कितना कोण, दम से वहीं गिरती, अब बर्बाद नहीं, अब तो डायरेक्ट। ये सब कैलकुलेशन जो है 11वीं के हैं। ये जब भी अस्त्र शस्त्र बनाते होंगे उसका जो कितनी दूर पहुँचेगी वो सब इससे ही कैलकुलेशन होता है। और ये कैलकुलेशन तुम सीखोगे, ये डेरिवेशन करना सीखेंगे, फिर इसके सवाल करेंगे कि भैया सवाल में अपन जैसे अपन ही गेंद फेंक रहे हैं, किस वेग से फेंकेंगे, किस कोण से पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेगी, ठीक है। चलो ये डेरिवेशन आप लोगों को निकालना है। ये केवल मैंने समझने के लिए लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ। मैं एक चित्र बना रहा हूँ पूरा सिस्टमेटिक, इस चित्र में कौन सी चीज़ क्या है वो बता दूंगा, ताकि अगले 4 डेरिवेशन में यही चित्र बनेगा। तो ये चित्र केवल समझने के लिए बना लेना, और क्या क्या निकालना है ये लिख दूंगा मैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है सूत्र, वो ये सब सूत्र निकाल के बताएंगे मैं, ठीक है। 4 डेरिवेशन से यही बता दिया, प्रक्षेप का पथ पर अवलाकार होता है वो करना है, उड्डयन काल करना है, क्षैतिज परास करना है, और अधिकतम ऊंचाई, ये सूत्र आएंगे। सूत्र याद रखना, तरीका ही बता दूंगा, फिर सूत्र निकालेंगे अपन। चलो चित्र को सिस्टमेटिक बना के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ बनेगी देख लो, ठीक है। छोड़ा केवल समझने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ काम में आएगी, इसको प्रैक्टिस कर लेना चित्र बनाने की। देखो ये वस्तु को प्रारंभिक वेग u से अपन ने फेंका, एरो लगाया, तो ये प्रक्षेप गति करते हुए, ठीक है। व्रत मतलब यूँ नहीं, व्रत नहीं बनेगा, मतलब वो व्रत नहीं बनेगा, आधा व्रत डी से नहीं बनाना हो, डी से नहीं बनाना, डी से आपका आधा व्रत बनेगा, आपको प्रक्षेप थोड़ा सा आगे खींचना है, ठीक है, यूँ, ठीक है। चलो प्रक्षेप गति करते हुए वस्तु यहाँ गिर गई। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। इस u के 2 घटक ux बराबर u cos थीटा इधर लिखना है, ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा, ठीक, ये लिखना पड़ेगा। ये 5 डेरिवेशन जो आएंगे, 4 डेरिवेशन, उसमें सब में यही चित्र बनेगा, ठीक, u cos थीटा। अब इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्षैतिज दूरी है, दूरी मतलब विस्थापन, तो sx बराबर x मांगे x अक्ष पे, sy बराबर y, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको नाम दिया क्षैतिज परास r, यहाँ से नाम दिया ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, ठीक है, h ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई ऊपर वाली, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। चलो ये चित्र कंप्लीट, ये चित्र बार बार बना के बताऊंगा, 5 बार, मतलब 4 डेरिवेशन बनेगा, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि एक बार में याद हो जाए, ठीक। चलो अब सूत्र, उड्डयन काल का सूत्र अपन निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो उड्डयन काल का सूत्र आएगा 2u sin थीटा अपान जी। याद इसलिए करना क्योंकि सवाल अपन डायरेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा, तो आपको याद रह जाए, मतलब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डेरिवेशन तो करवाएंगे। 2u sin थीटा अपान जी, ठीक है। क्षैतिज परास याद कैसे करोगे, क्षैतिज परास मतलब ये कितनी दूर जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद करा, इसका वर्ग यहाँ लगा, मतलब 2 है ना, इसको लगा दिया, और इस 2 को यहाँ दे दिया बटे जी, मतलब इस 2 को दोनों को दे दिया, वर्ग पे दे दिया और इसको गुणे में दे दिया, sin 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा हो बेटा, याद रखने की ट्रिक बताइए बस, ठीक है। चलो अधिकतम ऊंचाई के लिए बोले वापस, ये वर्ग इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और जी को भी दे दिया। देखो 2u मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो, इस बार 2 थीटा नहीं स्क्वायर थीटा हो बटे 2g, और ये सब आएगा बेटा, तो याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये 2 तीनों को दे दिया, ठीक, यहाँ 2 2 को दिया था। चलो उड्डयन काल मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड। क्षैतिज परास मतलब कितनी दूर जाता है, ठीक है। परास मतलब रेंज कहाँ तक ही, तो बोलते ना बंदूक की रेंज कहाँ तक है, रेंज मतलब कहाँ तक छोड़ सकता है, वो रेंज। ये आएगा मीटर में, कितनी दूर जाएगा, ठीक है। ऊंचाई भी मीटर में, कितना ऊपर जा सकता है वो भी मीटर में, ठीक है। ये बहुत IMP सूत्र है जो अपन निकालने वाले हैं, इससे पता कर लेते हैं कि भैया अपन कितनी कोण से फेंकेंगे तो वो चीज़ कितनी दूर जाएगी, ठीक है। ये पहले से ही पता कर लेते हैं, मतलब हथियारों में इन सूत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है जो 11वीं में अपन सीखते हैं, ठीक है। चलो ये केवल समझने के लिए है, लेकिन बना के रख लेना क्योंकि अब लगातार 3 बार मतलब डेरिवेशन आएंगे, ठीक है। चलो डेरिवेशन करना भी है, क्लिक करो, इसमें दूरियाँ देख लेना, ये यहीं तक है और ये वाली यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक, ये दूरियाँ गलत नहीं बनना चाहिए।